आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि हिंदी के पिछले हमने लेक्चरों में आपके स्वर और व्यंजन करवा दिए हैं, उनकी किस किस प्रकार से रचना की जाती है, किस किस प्रकार से उनकी उत्पत्ति हुई है, कहाँ कहाँ से वो निकलते हैं, ऐसा सब कुछ डिस्कस करवा लिया गया है। स्वर की आपकी मात्रा में बता दिए थे, व्यंजन का सब कुछ बता दिया था, संयुक्त व्यंजन, व्यंजन के प्रकार बता दिए थे। अब बात करते हैं तो ब्राह्म चिन्हों की। तो ये सेशन हमारा ब्राह्म चिन्हों का रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हेडिंग डालिए ब्राह्म चिन्ह, ठीक है। ब्राह्म चिन्ह तो बहुत ही छोटा सेशन रहेगा, लेकिन एक ही सेशन में आपका सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करवा लिया जाएगा, ठीक है। तो ब्राह्म चिन्हों की अगर कहा जाए संज्ञा किसने दी है कि ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग कहां से आया है, तो एक कामता प्रसाद गुरुजी, कामता प्रसाद गुरुजी के द्वारा। अगर कहा जाए ब्राह्म चिन्हों का अर्थ क्या होता है, तो ब्राह्म का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है क्या, ठहराव या रुकना या रोकना, ठीक है। तो कभी भी अगर पदों के बीच में यानी कि शब्दों के बीच में किसी भी प्रकार का ठहराव या ब्राह्म आता है तो उन्हें क्या कहा जाता है, ब्राह्म चिन्ह कहा जाता है, ठीक है। तो यहां से पूरे चार्ट बना लेंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट करते जाइएगा कि किसका अर्थ क्या होता है। तो पहला होता है ब्राह्म चिन्ह, एक होता है अल्पविराम, ब्राह्म होता है। दूसरा होता है अर्धविराम, एक होता है उपविराम, फिर आता है पूर्ण विराम, ठीक है। तो इन पहले चारों को समझते हैं, इसके बाद में रफ करेंगे, फिर आगे बढ़ा जाएगा। बहुत सारे हैं, 19 या 20 प्रकार से आपके चिन्ह हैं ब्राह्म चिन्ह हिंदी व्याकरण में, तो वो सारे के सारे डिस्कस किए जाएंगे। अल्पविराम का अर्थ है कभी भी जब कोई वाक्य हो जो हम लोग उसका उच्चारण कर रहे हो, उसे बहुत छोटा या पदों के बीच में बहुत छोटा विराम हो, तो क्या होता है अल्पविराम। अर्धविराम का क्या है, इससे थोड़ा ज्यादा। उपविराम का अर्थ क्या है, इससे भी और ज्यादा, मतलब विराम यानी कि ठहराव, समय का जो टाइम अंतराल है या कहा जाए समय अंतराल है, तो उनके बीच में रुकना। और पूर्ण विराम का अर्थ है मतलब वाक्य का खत्म हो जाना, ठीक है। तो अल्पविराम अगर कहा जाए तो अल्पविराम क्या होता है, अल्पविराम होता है सिर्फ और सिर्फ एक कॉमा। जैसे हम कहते हैं राम श्याम और सीता गाना गा रहे हैं या बाजार जा रहे हैं, कुछ भी, तो राम श्याम, तो देखा राम श्याम एक साथ नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा गैप दे रहे हैं, राम श्याम, ठीक है। अब बात करते हैं अर्धविराम की। तो अर्धविराम, जैसे अर्धविराम का चिन्ह देख लीजिए, ऊपर गोला नीचे कॉमा, ये होता है, इसका होता है एक। तो अर्धविराम का अर्थ क्या है, जैसे तुम श्याम, हल्ला मत करो, शोर मत करो, ऐसे कुछ भी, ठीक है। उपविराम का अर्थ क्या होता है, जैसे कोई भी उपन्यास का शीर्षक लिखा जाता है, फिल्म का शीर्षक लिखा जाता है, उसमें थोड़ा ज्यादा गैप देना पड़ता है। जैसे गदर एक प्रेम कथा, ठीक है, समझते जाइएगा। गदर, उसके बाद में थोड़ा गैप दिया, लंबा गैप, इन दोनों से ज्यादा, इससे ज्यादा इसको, इससे ज्यादा इसको। और अगर कहते हैं पूर्ण विराम, तो राम फल खाता है, खत्म। क्या कहा जाए कैसे, तो सीधा सीधा एक डंडा। सिर्फ यही एक ऐसा ब्राह्म चिन्ह है जो इंग्लिश में प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। बाकी सारे के सारे होते हैं इंग्लिश में, जो होता है अंग्रेजी भाषा में, तो पूर्ण विराम को कहते हैं फुल स्टॉप, उसका क्या होता है, बिंदी होता है, नीचे बिंदी होता है, ठीक है, बाकी के लास्ट में। ऐसे ही पूर्ण विराम में होता है एक डंडा। और जैसे राम फल खाता है, तो लिख सकते हो आप राम फल खाता है, और सेवा समाप्त, या फिर कहा जाए वाक्य का अंत, ठीक है। तो ये चार नोट कर लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट निकालना हो तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आई थिंक हो गया होगा, बढ़ते हैं आगे। तो चार हो गए हैं।
बिल्कुल कायदे से पढ़ेंगे, ठीक है, स्लो स्लो पढ़ेंगे आराम से, ताकि चीजें दिमाग में स्थिरता बन सके चीजों की, ठीक। चलिए 4 हो गए। इसके बाद में आता है 5वां, विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक, और इसी को ही क्या कहते हैं दूसरे नाम से आश्चर्य चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह, ठीक है। इसके बाद में आता है लोक चिन्ह, इसके बाद में आता है विवरण चिन्ह, इसके बाद में आता है 8वां प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। इनको समझते हैं। देखो विस्मयादिबोधक, विस्मय, विस्मय मतलब क्या, कोई भी ऐसी चीज सुनी जाए या किसी सेंटेंस के द्वारा, किसी वाक्य के द्वारा कि आपको एकदम आश्चर्य लगे, आंखें फटी की फटी रह जाए, मुंह खुला का खुला रह जाए, पसीना आने लगे, जी घबराने लगे, ऐसे कुछ, या फिर कोई भी अचानक सी चीज है जैसे अरे अरे ये कब आए, तो इसके बाद में ऐसा एक चिन्ह बनता है और इसी को कहते हैं क्या, विस्मयादिबोधक या आश्चर्य चिन्ह। अरे हो जाता है हे, इसके बाद में लगता है हे राम, ऐसे, ठीक है, समझ गए होंगे। लोक चिन्ह का अर्थ होता है लोप हो जाना, किसी चीज का गायब हो जाना। कैसे, कोई चीज लिखी रहे, जैसे रिक्त स्थान लिखते हैं तो उसमें नीचे नीचे डॉट डॉट कर दिए जाते हैं और इन्हीं को कहते हैं लोक चिन्ह, ठीक है। विवरण चिन्ह, अगर किसी के बारे में भी, ये आपने देखा होगा, जैसे कोई भी सेंटेंस लिखा रहे फिर उसके बाद में चीजें रहे तो विवरण मतलब उन चीजों का दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा 2 बिंदी और 1 डंडा, ऐसे देखा हो, जैसे गणित में भाग होता है तो भाग में थोड़ी और डंडी रहती है, लेकिन विवरण चिन्ह में 2 बिंदी और 1 डंडा, ठीक। प्रश्नवाचक चिन्ह, कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसे तुम कौन हो, तुम कहां गए थे, तो लास्ट में जो वाक्य के अंत में लगता है वो क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। हुआ होगा आई थिंक 8 हो गए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, सुबह आने दीजिए 1 मिनट। देखो 8 हो गए थे, 9 संयोजक चिन्ह, संयोजक चिन्ह। 10वां उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह हो या अवतरण हो दोनों एक ही हैं, उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। 11वां पुनरोक्त चिन्ह, पुनरोक्त चिन्ह। और क्या हो 9, 10, 11, 12 कोष्टक चिन्ह। और कोष्टक में भी कितने होते हैं, कोष्टक होते हैं 3, एक होता है लघु, लघु कोष्टक, एक होता है मध्यम और एक होता है दीर्घ। नीचे का दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, ठीक है। आप समझते हैं। संयोजक चिन्ह होता है किन्हीं 2 पदों को मिलाने वाला चिन्ह, संयोजक चिन्ह। जैसे विलोम शब्दों में होता है दिन रात माता पिता, ठीक है। तो संयोजक चिन्ह क्या होता है, एक ऐसा डंडा, ये हो गया संयोजक चिन्ह। किस में प्रयोग होता है, विलोम शब्दों में, विलोम शब्दों में होता है। अब आता है उद्धरण चिन्ह और अवतरण चिन्ह। कभी
किसी उपन्यासकार, कथाकार, लेखककार, कोई भी हो, जिसने जिन शब्दों का प्रयोग, जिस सेंटेंस का, जिस वाक्य का प्रयोग अपने किसी कृति में, लेखन में किया है, उन्हीं शब्दों को सीधा सीधा वहीं से ले रहे हैं, कुछ अपने मन से नहीं उसमें जोड़ना घटाना है। तो क्या होता है, दो ऐसे और दो ऐसे, ठीक है। कभी कभी ये पेपर में ऐसे दिए रहते हैं, तो इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। दोनों प्रकार से पुनरुक्ति का चिन्ह का मतलब होता है, जैसे हम लोग बहुत सारी चीजें बार बार लिखते हैं, जैसे सब्जी वगैरह खरीदने गए मंडी में, तो वहां पे लिखा रहता है आलू, आलू 10 रुपए किलो, प्याज, तो बार बार लिखना पड़ता है। तो हम लोग नीचे क्या कर देते हैं, ऐसे चिन्ह लगा देते हैं, और यही होते हैं क्या हमारे पुनरुक्त चिन्ह, यानी बार बार ना लिखना पड़े उसके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कोष्टक की। तो लघु कोष्टक, लघु कोष्टक का होता है ऐसा वाला, मध्यम का होता है ऐसा वाला, और दीर्घ का होता है ऐसा वाला। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। लघु का प्रयोग हम करते हैं जब भी किसी का कोई अर्थ स्पष्ट करना हो, किसी भी पद का अर्थ स्पष्ट करना हो, वहां पे क्या करेंगे, हम लघु का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, जैसे हम कहते हैं पीड़ा, पीड़ा कहते हैं, और पीड़ा का अर्थ क्या होता है, दर्द। ऐसे समझ में आया, जैसे पीड़ा कहते हैं, जैसे कहते हैं लाभ, लाभ कहते हैं लाभ, और क्वेश्चन में लिखते हैं फायदा, ठीक है। हानि, नुकसान, मतलब उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए, ठीक है। और दूसरी इसमें और किस चीज का प्रयोग, और किस चीज में इसका प्रयोग होता है, जैसे क्रमांक लिखना हो, जैसे हमें लिख रहा है ना, तो हमें यहाँ पे गोला नहीं बनाना चाहिए हिंदी भाषा के अंदर। हमें इसमें क्या करना चाहिए, जैसे हम कोई भी क्रमांक लिखें, कोई भी क्रमांक, तो क्रमांक में ऐसा और ऐसा, जैसे इसमें लिखना है 1 2 3 ऐसे, ठीक। मध्यम का अर्थ क्या होता है, जैसे कभी हम कोई चीज जोड़ना हो, दो सेंटेंस को जोड़ना हो। दो सेंटेंस को जोड़ने का अर्थ है, जैसे मान लो कुछ चीजें यहां पे लिख दी, बीच में कुछ लिख दिया, फिर यहां पे लिख दिया, तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहां पे बना दो मध्यम, और यहां पे बना दो, ठीक है। तो लिख दें पदों को जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए। नीचे लिख नहीं पा रहे हैं तो बड़े का ऊपर लिख देंगे, ठीक है। पहले आप इतना नोट कर लो, क्योंकि फिर यहाँ पे ऐसे चला जाएगा तो दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। एक इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाएगा, आ जाएगा। तो देखो दीर्घ का यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे दीर्घ का होता है जब कभी हम कोई भूल कर दें, लिखना हो कोई शब्द, हमें फायदा लिखना था लेकिन गलती से हमने लिख दिया नुकसान, तो जहां पे नुकसान लिखा है, जहां पे नुकसान लिखा है, तो देखो अभी तक हम लोग क्या करते थे, किसी भी पद को काट देते थे। क्या हिंदी में जैसे कोई गलत हो गया था तो उसको काट देते थे, हिंदी में ऐसा नहीं चलता है, काटा नहीं जाता है। क्या करना था, नुकसान के आगे आप बनाएंगे बड़ा कोष्टक, और इसमें लिख देंगे आप क्या, फायदा। क्या लिख देंगे, फायदा, ठीक है। समझ में आया, काटेंगे नहीं, काटेंगे नहीं। यहाँ पे हंस पद की बात नहीं हो रही, वरना आप हंस पद का सोचने लगो, हंस पद का अगर आपको बताएंगे कि उसका क्या अर्थ होता है। बड़े कोष्टक का कह रहे हैं, इस हिंदी में ऐसा काटा नहीं जाता है, ना ऐसा काटा जाता है, ना ऐसा काटा जाता है, ये सब गलत हो जाएंगे। तो क्या करना पड़ता है, उसके आगे बड़ा कोष्टक लगाओ और अपनी चीज स्पष्ट कर दो, ठीक है। तो लघु का हो गया, मध्यम का हो गया, दीर्घ का हो गया, तो ये हो गया 12। इतना नोट करो, इसकी तरह निकालो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा, हमने लोग बता दिया ना, लोग बता दिया, ठीक है। तो कौन बच्चे आते हैं देखते हैं। धीमे धीमे पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे सिर्फ सिलेक्टिव, जो पेपर में देखने को मिलेगा सिर्फ वही पढ़ेंगे, ठीक है। एक होता है, कितने हो गए थे, कितने हो गए थे, 8 हो गए थे कि 12 हो गए थे, हमें तो ध्यान ही नहीं कितने हो गए थे। जितने भी हो गए आगे का लिखो,
8 हो गए थे शायद, 8, हाँ 8 हुआ, 9, ठीक। 9 में कर लो लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह, ठीक है। 10वां समाप्ति चिन्ह, 11वां संयोजन हो गया था, लोप हो गया था, लाघव हो गया था, और कौन सा बचा है बताओ, और कोई जो आपने देखा हो? चलो बताते जाते हैं। लाघव चिन्ह क्या होता है? ऐसा एक गोल, जैसे कि हम लिखा हो प्राथमिक पाठशाला, क्या लिखा हो? प्राथमिक पाठशाला, तो इसको सीधा सीधा प्रा लिखो, लागत चिन्ह लगाओ और पाठशाला लिखो। जैसे कोई भी मुख्यमंत्री की योजना निकलती है तो लिखा जाता है ना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री किशोर रोजगार सेवा योजना, कुछ भी, तो उसमें ऐसे ही लिखा जाता है क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, तो लंबी दूरी को कम करने के लिए लाघव, ठीक है। तो लाघव चिन्ह हो गया। समाप्ति चिन्ह 2 प्रकार से होती है। अगर उपन्यास पढ़े हो आपने, उपन्यास वगैरह, ठीक है, तो 2 प्रकार से होते हैं। या तो आपका उपन्यास चैप्टर खत्म हो, मतलब अध्याय समाप्ति, क्या हो? अध्याय समाप्त हो, या आपकी पूरी पुस्तक समाप्त हो, क्या हो? या तो पूरी पुस्तक समाप्त हो। देखो, अगर अध्याय समाप्त होता है, अध्याय, तो अध्याय समाप्त होने के लिए एक लंबी लाइन, एक गोला और एक लंबी लाइन, ठीक है। और अगर पुस्तक समाप्त हो तो एक लंबी लाइन, फिर 2 लंबी लाइन, फिर 3 लंबी लाइन। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समाप्ति, नोट करिएगा। तो हम देख लें और बताया कौन सा है। कितने हो गए? 10 हो गए, ठीक है। हुआ इतना, इसके आगे बढ़ते हैं। 11 हो जाएगा पाद चिन्ह, 12 हो जाएगा पाद बिंदु, और 13 हो जाएगा हंस पद। क्या? हंस पद या हंस पद चिन्ह, जैसे भी समझना हो। तो देखो, पाद चिन्ह का मतलब होता है कभी भी हम किसी एक शब्द को हाईलाइट करते हैं ताकि एग्जामिनर हो या पढ़ने वाला वाचक हो जो पढ़ रहा हो उसको, तो उसका ध्यान उस पर ज्यादा जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने कह दिया राम की त्वचा का रंग गोरा है, तो हम क्या करते हैं, गोरा लिखा और गोरा के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, और यही अंडरलाइन क्या कहलाती है? पाद चिन्ह, ठीक है। पाद बिंदु क्या होता है? हमने बताया था जो जा और फा है, अरबी फारसी भाषा से जा और फा जो लिया गया है उसको क्या कहते हैं? आगत। तो जब कभी भी आगत चिन्हों को आप देखेंगे, आगत वर्णों को देखेंगे, तो उसके नीचे एक बिंदी लगी रहती है, जैसे जा जमीन, जमीन जमीन, ठीक। फा फजान, फजान नहीं फजान, ठीक है। तो यहां पे जो बिंदी लिखी गई है ना, यही क्या कहलाती है? पाद बिंदु। हंस पद की बात करते हैं तो जैसे कि कभी हम राम खाता है लिख दिया, और लिखना था राम सेब खाता है, तो क्या करते हैं, इसको समझ लीजिएगा, यहां पे बना दे रहे हैं, ठीक है, नीचे लिखने में दिक्कत हो रही है। तो राम खाता है, फिर ध्यान से देखा, भूलवश क्या हुआ, हमने यहां पे छोड़ दिया। देखो, एक था बड़ा कोष्टक, बड़े कोष्टक में क्या था, जब कभी चीज गलत लिख जाए, लेकिन यहाँ पे गलत थोड़ी ना है, यहाँ पे तो चीज छूटी गई है, तो क्या करते हैं, इसके नीचे ऐसा एक निशान लगाओ, चाहे ऐसा निशान लगाओ नीचे, और लिखा कहां जाएगा, जो चीज छूट गई है उसको लिखेंगे ऊपर। तो यहाँ पे लिख दो सेब, अंगूर, संतरा, मौसमी, खाना, जो भी हो लिख सकते हो। जो चीज छूट जाए तो नीचे लगाओ हंस पद, ऐसे चाहे ऐसे, जैसे भी लगाना हो, और ऊपर लिखे देंगे उसका जो चीज छूट गई है, ठीक है। तो हो गए हैं कितने? 13 हो गए हैं, नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। 14, 15, 16, 17,
13 14 16 17 पता नहीं कितने छूट गए यार। हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं। जितने भी हो गए नंबर आप मिला लीजिएगा, हमारा काम है सिर्फ बताना और पढ़ाना, ये काम हम कर रहे हैं। चलो भैया, कौन सा बच गया हमें समझ नहीं आ रहा है। देखिए यार कितने हो गए हैं, हमें याद नहीं आ रहा कितने हो गए हैं, लेकिन जितने भी थे हम पढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हाँ तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक, इसके बाद आता है टीका सूचक। तो देखो तुल्यता सूचक क्या होता है, बराबर का निशान, बराबर का, ठीक है। कई जगह जब कभी भी दो पदों की संज्ञा समान रूप से व्यक्त की जाए तो वहां पे क्या आता है, तुल्यता सूचक। जैसे राम की लंबाई बराबर श्याम की लंबाई, कुछ भी मैथ के ऑपरेशन में काम आता है, ठीक है। तो हिंदी में भी अगर कभी भी तुल्यता की जाए, दो लोगों की तुलना की जाए, तो वहां पे तुल्यता सूचक। टीका सूचक का अर्थ होता है कभी भी, जैसे संविधान पढ़ोगे तो उसमें रहता है ना अनुच्छेद, उसके भाग, तो रहता है ना पहले स्टार लिखा रहेगा, स्टार, फिर शायद हैज आ जाए, फिर ABC आ जाए, ABC या आवा सादा आ जाए, फिर 1 2 3 आ जाए, ऐसे ही बढ़ते जाते हैं ना। तो ऐसे ही जब कभी भी 1 2 3, इसके बाद में छोटी बिंदी, फिर बड़ी बिंदी, फिर 2 गोले, फिर 3 गोले, ऐसे, ठीक है। तो जितने भी चिन्ह बने जाएंगे वो सब किसमें आ जाएंगे, टीका सूचक में आ जाएंगे, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा। इसके बाद आता है उच्चारण चिन्ह या दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, और एक दीर्घ उच्चारण चिन्ह क्या होता है, वही होता है जो प्लस स्वर में प्रयोग किया जाता है। कैसे, राम तो रा, इसके आगे एस 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 और म, ठीक है। तो जो ये एस है ना, यही है हमारा क्या, दीर्घ उच्चारण। क्या भैया, दीर्घ उच्चारण, ठीक है। तो इतने नोट करिएगा। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं कितने बचे हैं। अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्णविराम, प्रश्नवाचक हो गए हैं। इसके बाद में आता है आश्चर्य या विस्मयादि बोधक, उच्चारण, अवतरण, सामाजिक संयोजन हो गया है, कोष्टक हो गया, विवरण हो गया, पुनरुक्ति हो गया, लागल लोकपात हो गया है, दीर्घ उच्चारण हो गया, पाद बिंदु हो गया, हंसपद हो गया, टीका हो गया, तुल्यता और समाप्ति दोनों के दोनों हो चुके हैं। तो सारे के सारे हमने आपके यहाँ पे चिन्ह बता दिए हैं। आशा करते हैं चीजें स्पष्ट हुई होंगी। तो ऐसे ही हंसते हैं, पढ़ते हैं, मुस्कुराते रहें। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को भी बता दें। ये देखना पक्के में एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, हम 2 नहीं कह रहे हैं, हम 1। चाहे यूपी टेट हो, सीईटी, चाहे यूपी टेट हो, चाहे उत्तर प्रदेश सेवा अधीनस्थ चयन बोर्ड का कोई भी हिंदी का पेपर हो, यूपी कांस्टेबल हो, यूपी SI हो, कुछ भी होगा, पक्के में आज के सेशन से एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों को बता दें, यहाँ पे डेली हिंदी का सेशन हो रहा है प्रतिदिन 1 बजे। तो ऐसे ही हंसते रहे, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।